हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज लाइफ प्रोसेसेस। तो आज की इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कवर करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली क्लास 10 से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। मतलब अगर कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें टिश्यू देखने को मिलता है। टिश्यू सेल्स से बना हुआ होता है और सेल में सेल कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, हमें इसको मेंटेन भी करना पड़ता है। सो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेसेस जो इस वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। सो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड एज दी लाइफ प्रोसेसेस। अब इन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी चाहिए होती है, और हम एनर्जी जो है वो कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं, आउटसाइड आर बॉडी। सो बेसिकली ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपनी बॉडी के बाहर से फूड का इनटेक करते हैं और उस फूड से, उस खाने से हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं। The process of transfer of a source of energy from outside the body of living organism to the inside is called as nutrition. अब बेसिकली जो बॉडी के बाहर से हमने सोर्स ऑफ एनर्जी का इनटेक करा है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा, कि फूड का ब्रेक डाउन करवाना पड़ता है, तभी वो फूड हमें आगे जाके एनर्जी देता है। अब ऐसे प्रोसेसेस जो इस फूड के ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होते हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम केमिकल रिएक्शंस बोल देते हैं, जिनमें कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। अब और बेसिकली जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनमें मेनली ऑक्सीजन यूज़ होता है। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ करा जाता है फूड की ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके, ऐसे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब बेसिकली जब फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है, तो उस टाइम पर कुछ अनवांटेड मटेरियल भी बन जाता है, टॉक्सिक मटेरियल भी बन जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फिर टॉक्सिक मटेरियल को हमें बॉडी से निकालना पड़ता है। ऐसा प्रोसेस जो इस टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी में निकालने के लिए हेल्प करता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोल देते हैं। तो ये था बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन। बेसिकली क्या होता है, हमने कोई भी डेली एक्टिविटी करनी है, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जो ये एनर्जी है ये हमें फूड से मिलती है, जो हम इनटेक करते हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी और मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम ही रहती है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट तरीका जो है वो होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल फूड मटेरियल जो है उनको ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड उन्होंने लिया है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग दी बायोकैटलिस्ट और एंजाइम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। तो हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। सबसे पहले देखते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। जो अमीबा होता है वो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और उसकी कोई भी वेल डिफाइंड शेप या वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे ही अमीबा के आसपास फूड आता है, अमीबा क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, जिसको सूडोपोडिया बोल देते हैं, जिसके थ्रू वो फूड को इंजेस्ट कर लेता है। अब जो फूड वो इंजेस्ट करता है वो इन दी फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। अब जो ये फूड वैक्यूल है उसी में ही डाइजेशन हो जाती है, फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपलर फॉर्म में। डाइजेशन के बाद जो ये फूड है इसको एब्जॉर्ब और असिमिलेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल था इस फूड में, उसको बॉडी के बाहर इजेस्ट आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है। पैरामीशियम है उसकी बॉडी जो है वो कवर होती है फ्लैजिला के साथ। जो पैरामीशियम है उसमें फूड की एंट्री एक फिक्स्ड स्पॉट से होती है, फिक्स्ड जगह से होती है, जिसको हम माउथ बोल देते हैं। तो जैसे ही फूड पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जाता है, फूड की डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एंड से, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माउथ, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर एटसेट्रा। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें हम माउथ से, तो माउथ क्या है?
माउथ में बेसिकली हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, टीथ, टंग एंड सलिवरी ग्लैंड्स। तो क्या होता है, जो टीथ है वो फूड की च्युइंग करता है ताकि जो फूड है वो सेम और स्मॉल टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है सलिवरी ग्लैंड्स का। सलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा की सिक्रीशन करते हैं। जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है सलिवरी अमाइलेज। जो ये एंजाइम है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर्स में। नेक्स्ट आ जाता है टंग का फंक्शन। टंग क्या करती है, ये फूड और सलाइवा की मिक्सिंग करवाने का काम करती है। तो ये थे माउथ के 3 मेन पार्ट्स और उनके फंक्शन। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रेक डाउन किया हुआ फूड माउथ से ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही फूड जो है ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसकी वॉल की मसल्स की। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, जो कि एक रिदमिक मूवमेंट है, उसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल देते हैं। अब जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये अलो करती है कि जो फूड है वो आराम से हमारे माउथ से स्टमक तक एंटर कर जाए। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्टमक। स्टमक बेसिकली एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। स्टमक की जो इनसाइड वॉल की लाइनिंग होती है उसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन करते हैं। तो जो मेन 3 सिक्रीशंस होती हैं स्टमक में वो है पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। तो बेसिकली म्यूकस का मेन काम क्या है, म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनिंग को कवर करके रखती है ताकि वो HCl से प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट आ जाता है HCl। HCl जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और जिसकी वजह से वो स्टमक की लाइनिंग को डैमेज भी पहुंचा सकता है। तो स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। सो HCl का एक और भी फंक्शन है, अगर हमारे खाने में कोई भी हार्मफुल माइक्रोब है तो HCl उसकी किलिंग करवा देता है। हार्मफुल माइक्रोब का मतलब है कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस अगर खाने में है तो HCl उसकी किलिंग करवा देता है। नेक्स्ट आ जाता है पेप्सिन का काम। पेप्सिन का मेन फंक्शन क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं उसको अमाइनो एसिड में तोड़ देना, अमाइनो एसिड्स में उनकी ब्रेक डाउन करवा देना। तो ये थे स्टमक के 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब जो स्टमक है उसमें जो खाना है वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि उसमें HCl जो है वो मिक्स करा हुआ है। अब स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंचर मसल आता है। जो ये स्पिंचर मसल होता है ये बेसिकली इंश्योर करता है कि जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में यानी कि स्मॉल अमाउंट में ही जाए। तो इस रेगुलेशन का काम कौन करता है, स्पिंचर मसल जो है इस रेगुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ भी वेरी करती है, उसकी लेंथ भी अलग अलग देखने को मिलती है इन केस ऑफ हर्बीवोर एंड कार्निवोर एनिमल्स। जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो मेनली ग्रास या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, उनके केस में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी लेंथी होती है। इन केस ऑफ कार्निवोर जो बेसिकली मीट पर फीड करते हैं उनके केस में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, शॉर्टर होती है क्योंकि जो मीट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्शन में होती है विद द लिवर एंड पैनक्रियाज। जो लिवर और पैनक्रियाज है वो अपनी कुछ सिक्रीशंस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर देते हैं जिसकी वजह से जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब लिवर है वहाँ से बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करवाई जाती है। जो बाइल है वो बेसिकली क्या करती है, फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवा देती है। मतलब जो फूड है उसमें जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है जिसकी वजह से फैट जो है वो इमल्सिफाई हो जाता है। अब जो बाइल सिक्रीशन हुई है लिवर से वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवा देती है और जो स्टमक से एसिडिक फूड आया था उसको एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करवा देती है। अब उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेनक्रिया से जो सिक्रीशन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी उनको काम करने के लिए एल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है। फिर उसके बाद जो पेनक्रियाज है वो कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करती है और उस पेनक्रियाटिक जूसेस में ट्रिप्सिन एंड लाइपेज इंक्लूड होता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए होती है और लाइपेज जो है वो फैट्स की ब्रेकडाउन के लिए यूज होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो फूड है उसकी कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में टूट गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो गया है और फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो गया है। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन की वॉल में एंटर कर जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोल देते हैं। ये कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स के साथ
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाता है और वहाँ से ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। सो इस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको असिमिलेट कर दिया जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये बेसिकली यूज़ करा जाता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, और अगर बॉडी में कोई रिपेयर होनी है तो वहाँ तो ये रिपेयर में भी यूज़ हो सकता है। अब जो भी फूड अनअब्जॉर्ब्ड रह गया है, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करा है, जिसकी डाइजेशन नहीं हुई है, वो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है ताकि उस फूड से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके। अब बाकी जो मटेरियल हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो मटेरियल जो है बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है वाया एनस। अब जो एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल का, ये बेसिकली रेगुलेटेड होता है एक मसल्स के थ्रू जिनको हम स्पिंचर मसल बोल देते हैं। जो एनस होती है उसके एंड के ऊपर एनल स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करते हैं।